तो इस सत्र में हम पढ़ने वाले हैं वर्ग समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक चरों वाले द्विघात समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम इसका मानक रूप देखते हैं। वर्ग समीकरण या फिर एक चर वाले द्विघात समीकरण, इन दोनों नामों से इनको जाना जाता है। तो अगर इसके मानक रूप की बात की जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जाए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये समीकरण एक जो है ये एक्स में एक वर्ग समीकरण है, या फिर आप कहेंगे कि एक चर एक्स में यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब इसे द्विघात समीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर किसी बहुपद की जो घात है वो अगर दो है तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देखा जाए तो इस पद की घात या इस बहुपद की घात जो है ये दो है। यहां पर ए बी और सी ये जो होंगे ये अचर राशियां हैं, अर्थात ये कांस्टेंट्स हैं, कोई नंबर्स हैं, और वहीं पर x जो है यह है चर राशि यानी कि वेरिएबल। अब आप x के स्थान पर दूसरा चर भी लिख सकते हैं। समीकरण एक को हम कहेंगे x में यह एक वर्ग समीकरण है। यदि x के स्थान पर मैं y लिख देता हूं तो ये हो जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, समीकरण दो। तो ये जो समीकरण दो है यह y में एक द्विघात समीकरण है, ऐसा हम कहेंगे। अब देखिए यहां पर बात की जा रही है कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो, यह एक प्रतिबंध है। ऐसा क्यों? अगर समीकरण दो में a इक्वल टू जीरो हम रख देंगे, तो यदि समीकरण दो में a इज इक्वल टू जीरो रख दिया जाए, a इज इक्वल टू जीरो, तो ये जो समीकरण है ये बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण है अर्थात इस समीकरण की घात एक है। तो यह आवश्यक है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यह लिखना अति आवश्यक है। अगर ए इक्वल टू जीरो होगा तो वह समीकरण रैखिक समीकरण में या लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं वर्ग समीकरण के मूल की। उसके पहले हम देख लेते हैं कि वर्ग समीकरण को पहचानते कैसे, है ना, ये प्रश्न है। तो जैसा कि हमने कहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ए का मान शून्य नहीं हो सकता, बी और सी का मान शून्य हो सकता है ना। तो डिग्री ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट विल बी टू। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक्स स्क्वायर इसकी अधिकतम घात दो है, तो ये वर्ग समीकरण है। एक राशि x, ठीक है, एक चर का द्विघात समीकरण कहा गया है, तो यह x में एक वर्ग समीकरण है। यहां पर देखा जाए समीकरण दो, यहां पर भी एक्स स्क्वायर उपलब्ध है और इसके अलावा और कोई अन्य घात नहीं है, अधिकतम या उच्चतम घात नहीं है, तो दूसरा समीकरण भी वर्ग समीकरण है। तीसरा जो समीकरण है इसकी घात एक है, तो ये तीसरा वाला जो होगा समीकरण ये द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी घात एक है। वहीं पर देखिए जाए तो चौथा इक्वेशन, यहां पर एक्स स्क्वायर तो है लेकिन एक और अन्य चर राशि का समावेश यहां पर हो गया है, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म को बिलोंग नहीं करता। यहां पर दो चर राशियां हैं, इसलिए ये चौथा भी एक चर का द्विघात समीकरण नहीं है। पांचवा है, छठवा फिर से नहीं है, क्योंकि यहां पर दो चर राशि का उपयोग किया गया है। देखा जाए तो सातवां जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके गुणा करेंगे, तो आपको एक वर्ग समीकरण दिखाई देगा। इसी तरीके से देखा जाए समीकरण आठ, यहां पर ये वर्गमूल है और हमारे समीकरण में मानक रूप में कहीं पर भी वर्गमूल चिन्ह नहीं आता है चर राशि के साथ में, तो ये आठवां भी वर्ग समीकरण नहीं है।
9वां जो है ये वर्ग समीकरण है, इसको आप एक्सपांड करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो आपको इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगा। 10वां भी वर्ग समीकरण है, 11वां वर्ग समीकरण है, क्योंकि x जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, वर्ग से रहित पद है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ए बी सी का मान वर्गमूल में राशि हो सकती है, चर राशि में ऐसा नहीं होगा। तो ये 11वां जो है ये वर्ग समीकरण का उदाहरण है। अब ये 12वां है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये नहीं है क्योंकि दो चर राशि यहां पर है y और z। 13वां समीकरण पुनः नहीं है क्योंकि x का यहां पर रूट लिया गया है, तो ये वर्ग समीकरण नहीं है। 14 नंबर का जो समीकरण है ये वर्ग समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म को ये बिलोंग करता है। उसी तरीके से 15वां समीकरण भी वर्ग समीकरण है, इसको अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, गुणा करेंगे, तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं। तो x इंटू एक्स प्लस 5 फिर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। ये दोनों पद आपस में जुड़ जाएंगे और आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये वर्ग समीकरण है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं कि वर्ग समीकरण के मूल क्या होता है ना। वर्ग समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसा कि आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये वर्ग समीकरण का मानक रूप है। तो कोई भी एक ऐसा मान जो इस दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, किसका मान? चर राशि का मान, है ना। चर राशि जो होगा, चर राशि का एक ऐसा मान जो कि इस दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, वर्ग समीकरण के मूल कहलाएगा, उस वर्ग समीकरण का मूल कहलाएगा। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना। क्या x इज इक्वल टू -1 इस वर्ग समीकरण का मूल है? ये प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में x इज इक्वल टू -1 रख करके देखेंगे। तो हम यह मान करके चलते हैं कि माना p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हम x के स्थान पर शून्य रखेंगे तो लिखेंगे p ऑफ 0, शून्य नहीं रखेंगे। यहां पर क्या चेक करने के लिए कहा गया है, x इज इक्वल टू -1, तो हम x के स्थान पर -1 रखेंगे। और इस दूसरे समीकरण में जहां जहां पर आपको दिखाई दे रहा है x, वहां पर हम -1 रख के देखते हैं। तो ये -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 और ये प्लस 1, इसको सॉल्व करके देखते हैं। -1 का स्क्वायर 1 और ये -2 और ये +1, इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपको 0 मिल जाएगा। तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू आपको मिल गया 0। अतः हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 समीकरण या वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का मूल है। इस तरीके से किसी दिए गए समीकरण में के जो मूल है उसको हम चेक करते हैं कि वह उसका मूल है या फिर नहीं है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि वर्ग समीकरण के मूल का, वर्ग समीकरण के मूल की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, वर्ग समीकरण के मूल की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये वर्ग समीकरण है।
वर्ग समीकरण में ए बी और सी अचर राशियां हैं, एक्स जो है वो चर राशि है। तो डी जो होता है ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम कहते हैं विविक्त कर या विभेदक भी कहते हैं, और इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, तो उसी से डी लिया गया है। अब डी जो होगा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी 3 वैल्यूज या मान संभव है। एक है कि ये 0 के बराबर हो, एक है कि ये डी का मान 0 से बड़ा हो, और एक मान संभव है जब डी का मान ऋणात्मक हो या डी इज लेस देन 0। जब डी इज इक्वल टू 0 होता है तब हम कहते हैं कि दोनों मूल वास्तविक व बराबर है। आगे हम समझेंगे कि वास्तविक क्या होता है और काल्पनिक क्या होता है। दूसरा, जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो हम कहेंगे कि दोनों मूल वास्तविक व असमान है। और तीसरा, d का मान यदि ऋणात्मक होगा, d लेस देन 0 होगा तो हम कहेंगे कि दोनों मूल काल्पनिक है। ठीक है, अब ये क्या होता है एक एक करके समझते हैं। पहली बात है, यहां पर बात की जा रही है वास्तविक मूल की, वास्तविक मूल। ठीक है, तो अगर वर्ग समीकरण का जो मूल है वो वास्तविक संख्या है तो हम कहेंगे कि वो जो मूल है वो वास्तविक है, रियल है। कोई भी ऐसा नंबर या कोई भी ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। छोटी क्लास में आपने सीखा होगा कि इस तरीके से एक संख्या रेखा होती है ना, और इसमें 0 होता है। कोई भी ऐसा संख्या जो कि इस संख्या रेखा में हम उसे स्पॉट कर सकते हैं, जैसे कि यह है 1, जैसे कि यह 2, जैसे कि है ये पॉइंट होगा 1/2, ये होगा 1.5, लाइक दैट। तो इस तरीके से जो भी संख्याएं होती, चाहे वो धनात्मक हो ऋणात्मक हो, वो परिमेय संख्या भी हो सकती है, उसको हम वास्तविक संख्या कहेंगे। और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक या फिर अवास्तविक संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिसको हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं उसे काल्पनिक संख्या या फिर अवास्तविक संख्या कहते हैं। आप सामान्य तौर पर ऐसा समझ सकते हैं कि अगर वर्गमूल के अंदर कोई ऋणात्मक राशि आई हुई है तो ये राशि जो होगी ये काल्पनिक संख्या होगी। आगे कक्षा 11वीं में हम इसको विस्तार में पढ़ते हैं, सम्मिश्र संख्याएं, ऐसे इस नाम से एक चैप्टर है। अभी इस क्लास के लिए आप ये समझ सकते हैं कि अगर वर्गमूल के अंदर कोई राशि ऋणात्मक है तो वह काल्पनिक संख्या है। यहां पर 2 और कंसेप्ट है कि बराबर है मूल और असमान है। ठीक है, तो अगर किसी समीकरण को हल करने पर चर राशि का 2 समान मान आ रहा है तो हम कहेंगे कि दोनों मूल जो है वास्तविक है और बराबर है। और अगर चर राशि का मान 2 अलग अलग मान आपको प्राप्त हो रहा है तो आप कहेंगे कि उस वर्ग समीकरण की जो मूल है वह असमान है। चलिए एक एक करके हम उदाहरण से समझते हैं। पहला है x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, समीकरण 1। वर्ग समीकरण से हम इसकी तुलना करेंगे। वर्ग समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर देखिए यहां पर x² है, यहां पर भी x² है, यहां पर a है, यहां पर 1 है, तो a इज इक्वल टू 1। यहां पर x है, यहां पर x है, यहां पर b है, यहां पर 2 है, तो आपको मिल जाएगा b इज इक्वल टू 2। यहां पर c है कांस्टेंट, यहां पर 1 है, तो c इज इक्वल टू हो गया 1। डिस्क्रिमिनेंट या विविधकर निकालते हैं, b² माइनस 4ac, वैल्यू पुट करते हैं,
बी की वैल्यू है 2, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 4ac 1 इंटू 1, 2 का वर्ग 4, और 4 गुणा एक करेंगे तो मिल जाएगा 4, और 4 में 4 घटाएंगे मिल जाएगा 0। तो हम कहेंगे कि वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व समान है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि वर्ग समीकरण को किस प्रकार से सरल किया जाता है या हल किया जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उस फॉर्मेट को ये बिलोंग करता है और आपको मिलता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या फिर ये है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। दो पदों का गुणनफल शून्य, तो दोनों अलग अलग शून्य होंगे। इसको आप सरल करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो दोनों मान जो है यह वास्तविक है और दोनों समान है, इसीलिए इसको लिखा गया है कि वर्ग समीकरण के मूल जो हैं ये वास्तविक और समान है। अब एक दूसरा समीकरण लेकर के चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, समीकरण 2। वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, वर्ग समीकरण के मानक समीकरण से हम तुलना कर रहे हैं। तो यहां पर है a इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 6। कैसे तुलना करते हैं, पिछले समीकरण में हमने देखा था। इसके लिए हम निकाल रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान है 5, तो ये मिल जाएगा 5 का वर्ग, फिर 4 गुना 1 गुना 6, 5 का वर्ग 25 और 6 चौक 24। सरल करेंगे मिल जाएगा 1। इसका मतलब है d का मान 0 से बड़ा है। तो हम कहेंगे कि समीकरण या वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व असमान है। टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ऐसा कहा जाता है। अब इस समीकरण को अगर आप सरल करना चाहेंगे मध्य पद को तोड़कर, है ना, आगे देखेंगे कैसा होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 3 और 2 5। तो इस समीकरण को इस तरीके से लिख सकते हैं। प्रथम दोनों पद में अगर आप x को उभयनिष्ठ निकालें कॉमन, तो x प्लस 2 हो जाएगा, और 3 कॉमन निकालेंगे लास्ट 2 टर्म में, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों पदों से आप x प्लस 2 को कॉमन ले सकते हैं और यह है x प्लस 3। दोनों पद का गुणनफल शून्य है, तो आप लिख सकते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सरल करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 2 मिलेगा, इसको सरल करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 3 मिलेगा। तो देखिए दोनों संख्याएं अलग अलग है और दोनों के दोनों वास्तविक संख्या हैं। तो इसी को लिखा गया है कि वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व असमान है। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट या विविधकर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको सरल करके हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि वर्ग समीकरण के मूल की प्रकृति क्या होगी। और अंत में एक और समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, समीकरण 3 है। वर्ग समीकरण के मानक रूप से तुलना करने पर आप ऐसा भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ऐसा भी लिख सकते हैं। तो a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 1 है और c इज इक्वल टू 1 है। इसके लिए d की वैल्यू निकाला जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान है 1 या 1 का वर्ग, फिर 4 गुना 1 गुना 1, तो 1 ऋण 4 मिल गया ऋण 3। इसका मतलब है d का मान 0 से छोटी राशि है, ऋणात्मक संख्या है। तो हम कहते हैं कि दिए गए वर्ग समीकरण के मूल काल्पनिक है
और इसे आगे सरल नहीं करते, अगली क्लास में है कि जहाँ पर आप ऐसे समीकरण को सरल करेंगे जिनके मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे। तो इस तरीके से इस सत्र में हमने सीखा कि वर्ग समीकरण क्या होता है, वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या होता है, और कैसे हम पहचानते हैं कि कौन सा वर्ग समीकरण है एक चर में और कौन सा नहीं। फिर हमने देखा कि वर्ग समीकरण के मूल क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति विविक्तक विविक्तकर या फिर विभेदक का मान ज्ञात करके किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। मिलेंगे अगले सत्र में। धन्यवाद।